हेलो, मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म वू जिन नाम के एक लड़के के बारे में ही इधर उधर घूमती है, जो एक दुर्लभ स्थिति से पीड़ित है। अपने 18वें जन्मदिन पर उन्होंने पहली बार अपनी उस स्थिति के बारे में जाना जो उन्हें हर एक दिन एक अलग चेहरे के साथ जगाती है। पहले तो उसकी हालत देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने अपनी मां मुनसुक को अपनी बीमारी के बारे में बताया। उसे इसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार उसने उसे स्वीकार कर लिया कि वो कौन है। वू जिन भी अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त संग बेक के पास आया। उसने भी इसे कुछ न कहे स्वीकार कर लिया। साथ में मुनसुक और संग बेक का समर्थन करते हुए वू जिन उसकी सच्चाई को अपनाने लगता है और उसके साथ रहना सीखता है। अजीब स्थिति में हर सुबह वू जिन अलग अलग उम्र, लिंग और राष्ट्रीयता के साथ हर सुबह उठता है। कभी कभी वो एक पुरुष, एक महिला, बूढ़ा, जवान या विदेशी भी होता है। अपनी स्थिति के कारण वो उस दिन किसके रूप में जागता है, इसके आधार पर वो एक अलग भाषा बोल सकता है। हालांकि वो हमेशा बाहर से नया होता है, लेकिन अंदर से वो वही व्यक्ति होता है। उन्हें अब हर सुबह आईने में एक अलग चेहरा देखने की आदत हो गई है। वू जिन हर सुबह अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड रखने के लिए खुद को रिकॉर्ड करता है। उसके लिए हर दिन एक चुनौती है, क्योंकि उसे एक अलग व्यक्ति होने के परिवर्तनों के लिए खुद को अभ्यस्त करना पड़ता है। उसे अपने शरीर, आंखों की रोशनी, आवाज आदि के साथ तालमेल बिठाना होगा। उसके पास किसी भी प्रकार के शरीर के लिए फिट होने के लिए सभी प्रकार के कपड़े, जूते का संग्रह है। उसके पास पुरुषों और महिलाओं के लिए सभी प्रकार के प्रसाधन भी हैं। वो हर दिन अपनी दृष्टि का परीक्षण करने के लिए एक फरोख्त का मालिक है और अपने पैरों को मापने के लिए एक पैर मापने वाला उपकरण है जो उसे सही जूते का चयन करने में मदद करता है। वू जिन और सांग बेक के पास ALX नामक एक फर्नीचर कंपनी है जो कीमती और अच्छी क्वालिटी की फर्नीचर बना के अपने क्लाइंट को देते हैं। वू जिन पहले एक फर्नीचर डिजाइनर के रूप में काम करता है, जबकि संग बेक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को संभालता है। यह कारण वू जिन अपने घर में ही काम करता था और लोगों से भी बच के रहता था। एक दिन वू जिन की मुलाकात यीसू नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है जो एक फर्नीचर की दुकान पर काम करती है। वो उसकी सुंदरता, मन और दयालु स्वभाव के लिए गिर जाता है। वो उसे देखने के लिए रोज दुकान पर जाने लगता है। उससे अनजान बनके वो उससे बात करता है, हर बार एक अलग अवतार। लेकिन अपने बदलते रूप के बावजूद यीसू हमेशा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता था। वू जिन इंतजार करता है जब तक कि वो एक सुंदर लड़के के रूप में नहीं उठता और अंत में लड़की को एक दिन बाहर फर्स्ट डेट में लेकर जाता है। वो उसे पहली डेट में ALX फैक्ट्री में ले जाता है, क्योंकि उसने वू जिन के साथ कई मुठभेड़ों में ALX उत्पादों के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की थी। वे सुशी खाते हैं और साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वो उससे अगले दिन मिलने के लिए पूछता है। वो उससे उसी हैंडसम लड़के की तरह मिलना चाहता है। इसी कारण वो पूरी रात जागता है ताकि अगली सुबह किसी और की तरह ना उठे। यह कई दिनों तक चलता है और वू जिन को हर गुजरते हुए दिन के साथ अधिक से अधिक नींद से वंचित होना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं और समय के साथ अविभाज्य हो जाते हैं। हालांकि एक दिन वू जिन मेट्रो में सो जाता है और किसी और की तरह जाग जाता है। उसे डराने के डर से वो उससे नहीं मिलने के बारे में सोचता है और उसे फिर कभी नहीं देखने का फैसला करता है। हालांकि वो अपनी तड़प के आगे झुक जाता है और उसे मैसेज करना जारी रखता है। वो उसे कस्टम निर्मित फर्नीचर देता है जो वो चाहती है। फर्नीचर की बदौलत यीसू अपने बॉस को संतुष्ट करने में सक्षम होती है। वू जिन उस लड़की के वर्क प्लेस में सू नाम के एक लड़की के रूप में पार्ट टाइम काम पर ज्वाइन हो जाता है ताकि वो उसके करीब हो सके। वो उससे दोस्ती करता है और उसे काम के बाद रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। वो उसे ALX फैक्ट्री में लाता है और उसे अपनी असली पहचान और स्थिति के बारे में बताने लगता है। वो उसे पहले उन्होंने बात किए हुए रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड की थी। वो उसे रात के खाने के दौरान पुराने फर्नीचर, गिटार और संगीत के बारे में हुई चर्चाओं के बारे में बताता है। दूसरी ओर यीसू को विश्वास करना मुश्किल लगता है और उसे लगता है कि वो किसी भयानक शरारत का शिकार है। वो गोदाम से बाहर आ जाती है। वू जिन को उससे दोबारा संपर्क न करने के लिए कहती है। वू जिन बेकाबू होकर रोता है और अपने दुख में डूब जाता है। यीसू को वू जिन की याद आने लगती है और वो सोचता है कि क्या होगा अगर वो उसे सच बोल रहा है तो। उसने जो टेबल उसे गिफ्ट में दी थी वो उसे हर रोज उसकी याद दिलाती है। एक दिन वो उससे मिलने जाने का फैसला करती है और उसके घर चली जाती है। वू जिन ने एक लड़की के रूप में दरवाजा खोला और दोनों ने खाना खाया। वू जिन उसे अपनी स्थिति समझाता है और यीसू उसके साथ सोने का फैसला करता है ताकि वो वू जिन को एक अलग व्यक्ति के रूप में जागते हुए देख सके। सोने से पहले वू जिन उसे अपनी स्थिति के बारे में बताता है कि वो इससे कैसे निपटता है।
लेकिन उससे मिलने के बाद से उसके साथ रहना और भी मुश्किल हो गया है। उसने उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो खुद की मदद नहीं कर सका। अगले दिन यीशु उसी लड़की के रूप में सुबह वू जिन को देखती है। उसने दूसरे दिन उसके बगल में सोकर रात का खाना खाया। वो वू जिन को सोने देती है और उसके लैपटॉप पर उसके कपड़े, जूते और वीडियो देखती है। जब वू जिन जागता है तो वो एक लड़के के रूप में जागता है। यीशु अंत में वू जिन के दावे पर विश्वास करती है और उसे स्वीकार करना शुरू कर देती है कि वो अंदर से कौन है। वे फिर से हर रोज मिलने लगते हैं और वू जिन उसी लड़की से मिलने के लिए उत्साहित रहता है जिसे वो बहुत समय से पसंद करता है। वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और मनोरंजक विषयों के बारे में बातचीत करते हैं। वो वू जिन के लिए एक दिन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और अगले दिन एक बच्चे के रूप में सुबह जागता है। इस बीच वू जिन उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करता है और लंबे समय से अकेला नहीं रहा था। वू जिन यी के हाथ को पकड़ता है ताकि उसे पता चल सके कि वही है, ताकि वे भीड़ में एक दूसरे को ढूंढ सके। वू जिन अपने करियर की उपेक्षा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपना अधिकांश समय यीशु के साथ बिताता है। अपने फैक्ट्री के काम पर ध्यान ना देने के लिए संग बेक उसे गाली देना शुरू कर देता है। वू जिन वादा करता है कि वो अपने काम पर अपने प्रयासों को फिर से केंद्रित करेगा। यीशु वू जिन को एक नए बिजनेस का प्रस्ताव देती है क्योंकि इसे इस काम से परेशानी हो रही थी। वो उसे नियमित आकार और सस्ती कीमतों के साथ दूसरी ATX लाइन शुरू करने की सलाह देती है। ये अधिक लोगों को ALX के पर्यावरण के साथ बातचीत करने और कंपनी के लिए नई संभावनाओं को खोलने की अनुमति देगा, ऐसे वो कहती है। संग बेक आश्चर्यचकित है कि वू जिन को यह विचार पसंद है क्योंकि वू जिन आमतौर पर उनके द्वारा प्रस्तावित किसी भी नए विचार को खारिज कर देता है। ये फर्नीचर सू के स्टूडियो में एक दिन एक पार्टी होती है और वू जिन को आमंत्रित किया जाता है। यीशु के बॉस यीशु के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उत्साहित हैं। वो उससे मिलने में भी दिलचस्पी रखती है क्योंकि यीशु के प्रेमी के बारे में बात करते समय हर कोई एक अलग व्यक्ति का वर्णन करता है। दुर्भाग्य से पार्टी के दिन वू जिन एक बूढ़ी औरत के रूप में जागता है। वो वापस सो जाता है और सौभाग्य से एक सभ्य दिखने वाले व्यक्ति के रूप में जागता है। वू जिन आखिरकार पार्टी में आता है और यीशु का हाथ पकड़कर उसे बता देता है कि वो वही है। यीशु अंत में अपने कोवर्कर्स को अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाने की तरफ सोचती है और इस जोड़ी को पार्टी में बहुत अच्छा समय मिल जाता है। अगले दिन वू जिन यीशु को उसकी दुकान पर अपनी मां मुनसुक से मिलने के लिए ले जाता है। मुनसुक खुश है कि उसके बेटे को आखिरकार कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ वो अपना शेष जीवन बिता सकता है। वो उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हैं और उम्मीद करती हैं कि वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। एक बार वू जिन यीशु को परेशान कर देता है जब वो एक नए और अज्ञात चेहरे के साथ भीड़ में उसका हाथ जोर से पकड़ता है, उसे डराता है। उसे बहुत डरे हुए देखकर वो उससे माफी मांगता है और फिर कभी ऐसा नहीं करने का वादा करता है। दोनों को एक दूसरे के लिए इतना समझ और मिलजोल देखकर संग बेक अपने दोस्त से पूछता है कि उसने अभी तक यीशु को शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया है। वू जिन भी उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो हमेशा इसके बारे में सोचता रहा। संग बेक के प्रोत्साहन के साथ वो अपने यीशु को प्रस्तावित करने का फैसला करता है। वो उसके लिए एक अंगूठी कस्टम डिजाइन करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करता है। इस बीच लोग यीशु को हर रोज एक अलग आदमी के साथ बाहर देखने के बाद उसके बारे में गपशप करना शुरू कर देते हैं। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है और वो चीजों को भूलने लगती है। वो अपने तनाव, चिंता और अनिद्रा से निपटने के लिए गोलियां लेना शुरू कर देती है। इन सब के बीच वू जिन ने यीशु को शादी का विषय बताया और जैसी कि उम्मीद थी, वो अभी शादी के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। वो उसे बताती है कि शादी करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है। वो कहती है कि हर सुबह जब भी वो आईने में देखती है तो उसे खुद को स्वीकार करने, अपनी दृष्टि का परीक्षण करने और अपने पैरों को मापने के लिए समय चाहिए। इसी तरह उसे उन सभी अलग अलग लोगों से शादी करने के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। वो यह भी नहीं सोच सकती कि वो उसे अपने माता पिता से कैसे मिलवाएगी। यीशु की प्रतिक्रिया वास्तव में वू जिन को परेशान करती है। उसने सोचा था कि वे एक ही सोच पर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। अधिक रूपांतरण यीशु को अभिभूत कर देता है और वो अपनी गोलियों की उच्च खुराक लेती है। वो बीमार पड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वू जिन को पता चलता है कि वो अपने तनाव और नींद न आने के लिए रिस्पेरिडोन की गोलियां ले रही थी। उसे यीशु के ट्रीटमेंट का एक ऑडियो संदेश भी मिलता है जिसमें उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए वू जिन को कुछ समय के लिए न देखें। वू जिन इन सभी खुलासे से हैरान है। वो सोचता है कि क्या यह उसे ना बताने के लिए उसकी गलती थी या क्या वो इतना अंधा था कि यीशु चुपचाप पीड़ित हो रही थी। उसे पता चलता इसका कारण कोई और नहीं बगैर खुद ही है। वू जिन को इससे कोई रास्ता नहीं सूझता और वो अपनी माँ से मिलने जाता है।
मुनसुक उसे बताता है कि उसे उम्मीद थी कि यह एक ना एक दिन होगा। वो उससे कहती है कि जब तक वूजिन और वो साथ नहीं है तब तक यीशु ठीक रहेगी। हैरान होकर वूजिन उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो तब बताती है कि वूजिन को यह स्थिति अपने पिता से विरासत में मिली थी। मुनसुक पहले वूजिन के पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन लोग गपशप करने लगे। उन पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन वूजिन के पिता गायब हो गए। उसने उसके जीवन को नरक बनाने के लिए माफी मांगते हुए एक पत्र छोड़ा। वूजिन ये सब देखकर आंसू बहाता है और वो सोचने लगता है कि यीशु को ठीक होने के लिए उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यीशु को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वूजिन उससे आखिरी बार मिलता है और उसके साथ संबंध तोड़ लेता है। वो उसे बताता है कि यह सही विकल्प है और उसे अपने जीवन से गायब होने से पहले उन गोलियों को लेने से रोकने के लिए कहता है। ब्रेकअप यीशु को तबाह कर देता है और वो हर रोज वूजिन के बारे में सोचती है। 10 महीने का समय बीत चुका है। यीशु अब नींद की दवाओं के उपयोग के बिना सो सकती है, लेकिन उसे अभी भी वूजिन की याद आती है। सू एक दिन चेक वेबसाइट से अपने फर्नीचर डिजाइन दिखाता है और अनुरोध करता है कि वो डिजाइनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पता लगाए। उन डिजाइन में वूजिन की सिग्नेचर है वैसे पता लगता है और मानता है कि वो डिजाइनर है। वो फिर उससे मिलने के लिए संग बेक ऑफिस जाती है। दूसरी ओर संग बेक उसके लिए गुस्सा है और डिजाइनर या वूजिन के बारे में उससे बात करने से इनकार कर देता है। जाने से पहले संग बेक ऑफिस में एक कार्गो बॉक्स देखता है जिसे चेक रिपब्लिक से ले जाया गया था और संदेह करता है कि वूजिन चेक रिपब्लिक में है। यीशु चेक रिपब्लिक के लिए चला जाता है, यह महसूस करने के बाद कि वूजिन से अलग होने से उसे लोगों की बातों से ज्यादा दर्द होता है। वेबसाइट के पते पर एक अज्ञात कोरियाई व्यक्ति दरवाजा खोलता है। वो दावा करता है कि वो किम वूजिन नाम के किसी व्यक्ति से अनजान है, लेकिन यीशु अपने स्टोर के लिए उस आदमी के फर्नीचर संग्रह को देखने के लिए अंदर जाती है। वो अंदर सभी आकार और लिंग के जूते देखती है। उसने कहा कि वो आदमी वूजिन है। वो उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करती है और अपने शेष जीवन को उसके साथ बिताने की इच्छा की घोषणा करती है। वो खुद को वूजिन के रूप में प्रकट करता है और उससे कहता है कि वो उसे फिर से बीमार नहीं करना चाहता। यीशु उसे बताता है कि वो जानती है कि उसके साथ रहना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है। दोनों बहुत रोते हैं। खुद को इकट्ठा करने के बाद वे चेक रिपब्लिक की राजधानी में रहने के लिए निकलते हैं। यीशु उसे बताता है कि अगर वो हर रोज बदलता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने अंदर के किम वूजिन से प्यार करती है। फिल्म वूजिन के साथ समाप्त होती है, जो फिल्म में पहले बनाई गई अंगूठी को बाहर निकालती है और अंत में उसे अपनी उंगली पर रख देती है। यही था कोरियन रोमांटिक मूवी द ब्यूटीफुल इनसाइड की स्टोरी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और चैनल को हेल्प करने के लिए लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।